नमस्ते बच्चों, अनुपम साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यह इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, मिरर प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनते हैं, स्पेरिकल मिरर कितने टाइप के हैं, कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनेगा, कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनेगा, ये सब हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि मिरर फार्मूला को यूज़ कर कर हम लोग इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या फोकल लेंथ को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही आपका जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो इमेज के साइज़, उन दोनों के रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे बनता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मिरर फार्मूला को समझने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि इसमें हम कुछ साइन का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। उसमें हमारा दो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। जो मिड पॉइंट है उससे जो राइट में होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है एक्स एक्सिस में, और जो मिड पॉइंट जीरो से जो लेफ़्ट साइड में होगा वो नेगेटिव इंटीजर होगा। ऐसे ही वाई एक्सिस में जीरो से मिड पॉइंट से ऊपर जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। सेम हमारा यहाँ भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर एंड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम द राइट लेफ्ट टू द राइट। तो यहाँ में जब हम लोग मिरर फार्मूला को अभी यूज़ करेंगे उस टाइम में हमको जानना है कि मिरर हमेशा कहाँ में होता है, लेफ़्ट में होता है, और लाइट जो लेफ़्ट से राइट की तरफ फॉल होगा। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जो भी हमको डिस्टेंस मेज़र करना है वह डिस्टेंस हम कैसे नापते हैं, फ्रॉम पोल। हम लोग पोल से नापेंगे उसको। ऑल डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द पोल आर टेकन एज पॉजिटिव। ये पोल से जो हम हमारे राइट तरफ होगा, जो डिस्टेंस हम राइट तरफ मेज़र करेंगे वो पॉजिटिव होगा, हम लोग पॉजिटिव लेंगे। और ये पोल से जो हम लोग लेफ्ट साइड अगर डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं तो वो हम नेगेटिव लेंगे। ऑल डिस्टेंस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द पोल आर टेकन एज नेगेटिव। द हाइट मेजर्ड अपवर्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि वाई एक्सिस में जब वो ऊपर की तरफ हम लोग जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, वही जैसा यहाँ आप देखिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसे हम यहाँ में दिखा रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से जो हम अपवर्ड लेंगे वो हाइट पॉजिटिव होगा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से जो हम बिलो लेंगे, डाउनवर्ड लेंगे, वो नेगेटिव होगा। द हाइट मेजर डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। तो इन साइनों का यूज़ हम मिरर फार्मूला में करेंगे। अब हमको जानना है मिरर फार्मूला क्या है। तो मिरर फार्मूला फॉर स्पेरिकल मिरर, द मिरर फार्मूला फॉर स्पेरिकल मिरर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो मिरर फार्मूला क्या है, ये एक रिलेशनशिप को दिखा रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में। उसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इस फार्मूला के मदद से हमको अगर कभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है या इमेज डिस्टेंस निकालना है या फोकल लेंथ निकालना है, तो इस फार्मूला को यूज़ करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है, हमको जानना है कि ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, तो उसको हम लोग कैसे मेज़र करेंगे। तो उसके लिए हमको जानना है, इसका मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना है। मैग्नीफिकेशन फॉर स्पेरिकल मिरर, मैग्नीफिकेशन फॉर स्पेरिकल मिरर इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये मैग्नीफिकेशन क्या है, ये एक रेशियो है जो हम हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। तो ये रेशियो को हम लोग बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज m इक्वल टू h डैश बाय h नॉट। तो ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं। ये मैग्नीफिकेशन को हम लोग डिस्टेंस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या
इमेज डिस्टेंस के लिए, तो उसके लिए रिलेशन हो जाएगा द मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज मैग्निफिकेशन m इक्वल टू एच डैश बाय एच नॉट। इसको हम लोग जब डिस्टेंस में लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और, तो उसका फार्मूला हो जाएगा माइनस v बाय यू। तो ऐसा करके हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन जान सकते हैं कि हमारा जो इमेज है वो हमारा ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ा है कि छोटा है। तो इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकेंगे मिरर इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फार्मूला, और साथ ही उसका हाइट का रेशियो को हम लोग जान सकेंगे। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट ट्रेवल obliquely from one transmedium into another, it's get bent. दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करता है तो लाइट बेंड होता है वो मीडियम चेंज होने की वजह से। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। When light travel from a rare medium to denser medium, it's bent toward the normal. जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर जाएगा, लाइट ट्रेवल करेगा, तब क्या होता है? ये नॉर्मल की तरफ झुकता है। जैसे आपको ये डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है, आप देखिए ये आपका एयर, ये है हमारा रेयर मीडियम, ये मान लीजिए कि ग्लास है डेंसर मीडियम। तो इससे जब लाइट यहाँ से आएगी तो ये जब लाइट इसके अंदर डेंसर मीडियम इंटर करेगी तो क्या होगा? ये बेंड होगा। बेंड किस तरफ होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे ही आपका उल्टा होता है अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे मान लीजिए कि ये डेंसर मीडियम है, ग्लास है, ग्लास से पास होकर लाइट फिर एयर में आएगा, तो अभी यहाँ डेंसर से रेयर मीडियम में आ रहा है। तो ये आप देखिए नॉर्मल से लाइट क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। तो ये है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट। तो इसको हम लोग एक एक्टिविटी के माध्यम से समझ सकते हैं, और ग्लास प्रिज्म के माध्यम से हम लोग ये एक एक्टिविटी कर सकते हैं जो जिससे हमें यह पता चलेगा कि हाँ बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। तो ग्लास स्लैब क्या होता है? ग्लास स्लैब एक आपका मोटा ग्लास का एक रेक्टेंगुलर शेप होगा जिसको हम लोग ग्लास स्लैब बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। Refraction of light through a rectangular glass slab. When a ray of light passes through a rectangular glass slab, it gets bent twice at the air glass interference and at the glass air interference. तो यहाँ में दो बार आपका हमको बेंडिंग ऑफ लाइट देखने के लिए मिलेगा। जैसे ये अभी ग्लास स्लैब हमने लिया है, तो जब हवा से लाइट ट्रेवल होके ग्लास में घुसेगी तो इसमें क्या हो रहा है? ये आपका रेयर मीडियम था, ये ज़्यादा डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पर आपका ये लाइट बेंड होगा आपका टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभी ये लाइट जब फिर यहाँ से बेंड होके जब यहाँ से ग्लास से पार होते हुए फिर जब एयर में इंटर करेगी, नाउ सिचुएशन क्या हो गया कि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। तो आपका इस वक्त क्या होगा? नॉर्मल से ये लाइट फिर बेंड होके आगे की तरफ टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट ऐसे आपका ग्लास प्रिज्म में होता है। ये एक एक्टिविटी करके भी हम देख सकते हैं। अगर हम दो पिन लें, दो पिन लेकर अगर हम ये ग्लास स्लैब के इस तरफ जहाँ पर आपका इंसिडेंट रे आ रहा है, इधर में अगर इस लाइन के सीधे हम दो पिन लगा दें और फिर उसके सीधे में हम यहाँ पर अगर लगाना चाहें दो पिन इस ग्लास को देखते हुए उसी के सीधे में, तो वो एक्चुअली पोजीशन यहाँ और यहाँ होगा। लेकिन जब हम इस ग्लास स्लैब को हटाकर लाइन जोड़ने का कोशिश करते हैं तो एक्चुअल पोजीशन जो हमारा पिन होता है वो कहाँ में हो जाता है? यहाँ पर और यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि हमको सीधा ये नज़र आता है लेकिन एक्चुअल पोजीशन ये होना चाहिए था। तो ये हमारा बेंडिंग ऑफ लाइट्स ऐसे शो करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
The incident ray, the reflected ray, and the normal to the interference of two transparent medium at the point of incidence all lie in the same plane. जैसा हम लोग ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था वही जैसा यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, तो इसमें भी दो लॉ है। तो पहला लॉ क्या बता रहा है आपका, जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, जहाँ पर ये जॉइंट होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, तो वहाँ पर ये तीनों एक ही जगह में हमको एक ही पॉइंट में एक ही प्लेन में मिलेगा, यह आपको बता रहा है। सेकेंड आपको क्या बता रहा है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो हमारा जब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का हम रेशियो लेते हैं, दैट इज साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, तो हमको ये वैल्यू जो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, फिक्स मिलेगा। फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर, एक आपका कोई भी एक गिवन कलर का जो लाइट है उसको, उसके लिए ये वैल्यू जो हमेशा फिक्स रहेगा, और इस लॉ को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद हमको जानना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड लाइट ऑफ मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये एक आपका रेशियो है दोनों का, जो वैक्यूम में कितना स्पीड है और जो मीडियम में हम ले रहे हैं दूसरा मीडियम में उसका क्या स्पीड है, उसको जब हम जो रेशियो लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जैसे हमको अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू 1, तब हमको ये लिखना पड़ेगा n21 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको हम लोग v1 बाय v2 बोल के भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे लेंसेस के बारे में। तो जैसे हम लोग ने मिरर पढ़ा था, जो स्पेरिकल मिरर दो किस्म का है, वही जैसा हमारा स्पेरिकल लेंस भी दो किस्म का होता है। तो स्पेरिकल लेंस क्या है, ए स्पेरिकल लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बॉन्डेड बाय टू सरफेस वन और बोथ ऑफ विच आर स्पेरिकल। तो इसमें आपका अगर एक या दोनों साइड दोनों स्पेरिकल है, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ है, तब उसको हम लोग लेंस बोलेंगे, स्पेरिकल लेंस। स्पेरिकल लेंस आर ऑफ टू मेन टाइप, तो दो किस्म का है, एक है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एज। तो ये बीच में इसका बल्जिंग होगा, ये आपका बीच में थिक रहता है और कोना में ये पतला रहता है। is thicker in the middle and thinner at the edge. Ray of light parallel to the principal axis after refraction through a convex lens meet at a point converge on a principal axis। जैसे इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। जैसे मिरर का केस में हम लोगों ने देखा था, कॉन्केव को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते थे, क्योंकि जब वहाँ से रिफ्लेक्शन होकर लाइट एक ही पॉइंट में आके मिल जाता था, कन्वर्ज हो रहा था। वही जैसा यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऐसा हो रहा है कि अगर ये लाइट एक साथ पास करे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद में एक ही पॉइंट में आकर मिलता है, इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसके बाद हमको जानना है कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस इज थिनर इन द मिडल, ये आपका बीच में पतला रहेगा कॉन्केव लेंस, और दो कॉर्नर जो होगा वो ठीक होगा। इज थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एज। rays of parallel light to principal axis after refraction get diverse and appear to come from a point। जैसा हम लोगों ने मिरर के केस में कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखा था, वही जैसा यहाँ में हमारा कॉन्केव लेंस में ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर लाइट जब रिफ्रैक्ट होगा तो रिफ्रैक्ट होके एक्चुअली ये डाइवर्ज होता है, इसलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। लेकिन अगर उस पॉइंट को जो डाइवर्जिंग रेज है उसको हम लोग एक्सटेंड करके एक पॉइंट लेके आएंगे, तो ऐसा लगेगा कि ये एक ही पॉइंट से निकल कर आ रहा है।
तो इसलिए इसको हम लोग आपको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि इसमें रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या हो रहा है, रेज जो डाइवर्ज हो रहा है। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो इसके बाद हमको सीखना है रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल लेंस। अभी हम लोग यहाँ में, जैसे हम लोग ने मिरर के केस में भी पढ़ा है कि इसका कुछ रूल होता है, जैसे रिफ्लेक्शन का कुछ हम लोग ने 4 लॉज पढ़ा था, वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है। वही जैसा यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल लेंसेज में भी हमारा कुछ लॉज है जिसको हम लोग जानना है, रूल्स है उसका। इन ए कॉन्वेक्स लेंस ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through the focus on the other side of the lens. In a concave lens it appears to diverge from the focus on the same side of the lens. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम देखें कि कोई लाइट, इंसिडेंट लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जब ये आपका लेंस से पास हो जाएगा तो जो कॉनकेव मिरर है इसमें ये बेंड होके फोकस से पास होके जाएगा, जो अदर साइड का जो फोकस है, क्योंकि हमें 2 लेंस जुड़ा हुआ है आपको, इसलिए हम लोग इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब लाइट ऐसे पास होगा तो ये दूसरे साइड के फोकस के थ्रू पास होगा। ए लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ऐसे ही आपका जो कॉनकेव लेंस के केस में होगा तो ये यहाँ में डाइवर्ज होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जो पैरेलल लाइट आएगा वो डाइवर्ज होके दूर जाएगा, लेकिन उसको अगर हम एक्सटेंड करके जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको प्रोड्यूस करेंगे तो इट विल अपीयर एज इफ इट इज़ पासिंग थ्रू द फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। आपका सेम साइड ऑफ से जिस तरफ था उसी के फोकस से ऐसे निकल के जा रहा है, आपको ऐसा महसूस होगा। तो इसके बाद हमको नेक्स्ट जो लॉ है वो देखना है। तो नेक्स्ट लॉ आपको क्या बता रहा है, in a convex lens, a ray of light passing through the focus after refraction goes parallel to the principal axis. In a concave lens, a ray of light directed toward the focus after refraction goes parallel to the principal axis। अच्छा, ये आपका जो मिरर में हम लोग ने पढ़ा था सेम वैसा ही है। यहाँ में अगर कोई इंसिडेंट लाइट डायरेक्ट फोकस से पास होते हुए यहाँ पर लेंस में गिरेगा, तब ये जब रिफ्रैक्ट होके जाएगा तो ये कैसे जाएगा, आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ऐसे ही आप कॉनकेव लेंस में भी देख सकते हैं कि अगर एक लाइट फोकस के ठीक सीधे में आ रहा है, यहाँ पर देखिए इस फोकस के ठीक सीधे में लाइट आ रहा है, तो जब ये रिफ्रैक्ट होगा तो कैसा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके चला जाएगा। तो फर्स्ट केस का जस्ट ये रिवर्स है। फर्स्ट केस में लाइट जो हमारा कैसा आ रहा था, पैरेलल आ रहा था प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्ट होके ये फोकस से पास हुआ। अभी लाइट क्या हो रहा है, इंसिडेंट लाइट हमारे फोकस से पास होके आ रहा है, तो ये कैसे रिफ्रैक्ट होने के बाद कैसे जा रहा है, प्रिंसिपल टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऐसा करके चला जाता है। तो ये दो हम लोग ने रूल्स देख लिया। इसके बाद जो थर्ड नियम है वो क्या है, इफ ए कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर, ये लेंस के ठीक सेंटर से अगर आपका लाइट पास होगा, इंसिडेंट लाइट पास होगा, तब कैसा होगा, ये आपका सेम लाइन में आपका चला जाएगा। आपका इन ए कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए ऑप्टिकल सेंटर गोज विदाउट एनी डिविएशन, तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई डिविएशन नहीं आ रहा है, सीधा यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पार करते हुए वो सीधा चला जाएगा। तो कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, दोनों में सेम ही रहने वाला है। इसके बाद जो फोर्थ वन जो हम लोग को देखना है वो है कि, अच्छा, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये 3 रूल देखा है। इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, इमेज कैसे बनता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट
हमने इन्फिनिटी में रख दिया है, बहुत दूर में रख दिया है, तो वो इमेज कहाँ में बनेगा? तो यहाँ पर जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया कि देखिए ये इमेज को हम लोग ने मान लीजिए कि बहुत दूर इन्फिनिटी में रखा हुआ है, तो जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है वो आके कॉन्वेक्स मिरर से पार होकर जब जाएगा तो ये कन्वर्ज होके एक ही पॉइंट में मिलेगा, जब फोकस ऑफ द अदर साइड, तो वहीं पर इसका इमेज बनेगा। इमेज कैसा बनेगा? इट विल बी वेरी डिमनिश इन साइज, हाईली डिमनिश होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। जैसा हम लोग ने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था, उसका ठीक उल्टा यहाँ में सेम मिलता है कॉन्वेक्स लेंस में। वो कॉनकेव मिरर में हम जो पढ़ा, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में वो चीज़ हमको सेम टू सेम वैसे ही मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगर ये ऑब्जेक्ट को और हम सामने लेकर आएंगे और ये जो सेंटर ऑफ कार्वेचर है उसके पीछे रख देंगे, तब क्या होगा? इन्फिनिटी से हम सामने लेकर आ जाएंगे। तो इसके बाद अगर हम उसको सेंटर ऑफ कार्वेचर से पीछे में रखेंगे तब कैसा होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, तो यहाँ में क्योंकि 2f मीन्स आपका, क्योंकि जो फोकस पॉइंट है वो सेंटर ऑफ कार्वेचर का ठीक हाफ होता है, इसलिए यहाँ में हम लोग ने 2f लिखा है। तो इसके पीछे अगर हम लेते हैं, सेंटर ऑफ कार्वेचर के ठीक पीछे लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तब इसका इमेज जो हमारा कैसे बनेगा? ये हमारा इमेज जो यहाँ पर बन रहा है, देखिए ये सेंटर ऑफ कार्वेचर और फोकस के बीच में यहाँ में बन रहा है। कैसा बन रहा है? आपका डिमिनिश, रियल एंड इन्वर्टेड, छोटा साइज का बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। तो इसके बाद अगर हम इमेज को, तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि यहाँ से ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं हम लोग, पास पास लाते जा रहे हैं लेंस के। तो पहले हम लोगों ने देखा कि इमेज कहाँ बना? फोकस में बना। इसके बाद ये थोड़ा पीछे और चला गया। अब हम क्या करेंगे, ये इमेज को, ऑब्जेक्ट को हम लोग ये सेंटर ऑफ कार्वेचर पर इधर रखेंगे, तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी ठीक यहाँ सेंटर ऑफ कार्वेचर पर बनेगा। तो इसका मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए, तो ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को अभी ठीक सेंटर ऑफ कार्वेचर पर रख दिया, तो ये ठीक उल्टा साइड में ठीक सेंटर ऑफ कार्वेचर पर ही इसका इमेज बन रहा है। तो जैसे जैसे हमारा इमेज जो, ऑब्जेक्ट जो लेंस के नज़दीक आ रहा है, वही जैसा फोकस से हमारा इमेज जो राइट हैंड की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कार्वेचर में अगर हमने रखा तो इमेज भी हमारा सेंटर ऑफ कार्वेचर में ही बन रहा है। 2f1 में रखा है हमने, तो इमेज बन रहा है 2f2 में। और कैसा बनेगा? सेम साइज का होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। तो ये एकदम सेम है जैसा हम लोग ने मिरर में पढ़ा है, कॉनकेव मिरर में, और कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम जो पूरा मिलता जुलता है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लाएंगे, तो अब सेंटर ऑफ कार्वेचर और फोकस के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तब इमेज कहाँ बन रहा है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड f1 द इमेज फॉर्म बियॉन्ड 2f, तो यहाँ पर इमेज जो और सेंटर ऑफ कार्वेचर से पीछे की तरफ चला जाएगा। तो इमेज का साइज़ भी चेंज हो रहा है। जैसे फर्स्ट केस में इन्फिनिटी में था तो फोकस में बना बहुत छोटा था, फिर जब हम लोगों ने बियॉन्ड सी रखा तो इन दोनों के बीच में बना, वो उससे थोड़ा बड़ा था। जब हमने सेंटर ऑफ कार्वेचर पर रखा तो वो सेम साइज़ का बना। अब हम सेंटर ऑफ कार्वेचर से और अंदर लेके आए तो इमेज आपका इस तरफ के सेंटर ऑफ कार्वेचर से पीछे चला जाएगा, और अब कैसे बनेगा? उससे भी बड़ा बनेगा। तो ऑब्जेक्ट साइज से इमेज साइज जो बड़ा हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। तो इस केस में हमको एनलार्ज इमेज मिलेगा, रियल मिलेगा और इन्वर्टेड मिलेगा। इसके बाद अब हम ऑब्जेक्ट को लेकर ठीक फोकस पॉइंट पर रख देंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट को लेकर ठीक फोकस पॉइंट पर रख देंगे तब क्या हो रहा है? यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी में बनेगा। पहले इन्फिनिटी में था तो फोकस में बन रहा था, अभी हम लोग ने फोकस में रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी में बनेगा। द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इट इज़ हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा बनेगा? बहुत ही बड़ा होगा, हाईली एनलार्ज होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इसके बाद अगर हम इसको ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर रख देंगे तब इमेज कैसा बनेगा? तो अगर हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देंगे तब इमेज हमारा कैसा बनता है? आपका ये
सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगा और बहुत ही बड़ा होगा, एनलार्ज होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। तो ये एक सिंगल केस है हमारा कॉन्वेक्स लेंस के केस में, जहाँ में हमको रियल और इन्वर्टेड इमेज, सॉरी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगा। तो ये हमारा जो इमेज डायग्राम जो लेंस कॉन्वेक्स लेंस में बनता है वो हम लोगों ने पढ़ा। अब हमको देखना है कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस में इमेज कैसे कैसे बनता है। तो यहाँ पर दो ही कंडीशन है, एक ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी में होगा और दूसरा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और लेंस के बीच में होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा तब कॉनकेव मिरर में कैसा बनेगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज फॉर्म एट द फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। आपका सेम साइड ऑफ द लेंस, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ उसका इमेज बनेगा। और कैसा होगा, हाईली डिमिनिश, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपका बहुत ही छोटा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। इसका बाद दूसरा जो कंडीशन है वो है कि हम इन्फिनिटी से और मिरर के सामने में अगर रखते हैं तब क्या कंडीशन होगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी f1 द इमेज इज फॉर्म बिटवीन f1 एंड o। तो ये इस कंडीशन में जब इन्फिनिटी और फोकस के बीच में हम कहीं भी रखें ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगा, हाईली डिमिनिश होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो ये हमारा लेंस में इस तरह से हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है। अभी जैसा हम लोग ने मिरर में पढ़ा था कि हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूला के हेल्प से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, इमेज डिस्टेंस को या फोकल लेंथ को हम फार्मूला के मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम चीज़ हम लेंस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें जैसा हम लोगों ने साइन का बारे में पढ़ा था, कार्टेशियन साइन के बारे में, तो वही जैसा हमको यहाँ भी वो चीज़ लागू होगा। तो इसमें भी हमको साइन को यूज़ करना है। द साइन कन्वर्सन फॉर स्पेरिकल लेंस इज सेम एज इन द स्पेरिकल मिरर एक्सेप्ट दैट द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो वहाँ में हम लोगों ने जैसे आपका पोल से लिया था मिरर के केस में, यहाँ पर हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करेंगे लेंथ को। इसके बाद जो हमारा ये ऑप्टिकल सेंटर से जो राइट में होगा वो पॉजिटिव होगा, जो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ़्ट में होगा वो नेगेटिव होगा, जो ऊपर की तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा और जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये सेम साइन का हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ फार्मूला में। अब हमको देखना है लेंस फार्मूला क्या है। तो लेंस फार्मूला क्या है। द लेंस फार्मूला फॉर स्पेरिकल लेंस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो ये हमारा रिलेशनशिप है किसके बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में, इमेज डिस्टेंस के बीच में और फोकल लेंथ के बीच में। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली दिखा सकते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और इसको भी हम लोग जो मैग्नीफिकेशन जो कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा इमेज जो बना है वो बड़ा है छोटा है, उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो उसको हम लोग मैग्नीफिकेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैग्नीफिकेशन फॉर स्पेरिकल लेंस इज़ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये हमको रेशियो लिखना है, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज का जो हाइट है और उसको डिवाइड करना है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीफिकेशन। सेम हम जो मिरर के केस में यूज़ किए हैं वही सेम है। यहाँ में आपको एक बात ध्यान देने वाला है कि लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला में डिफरेंस क्या है। सिर्फ एक यहाँ में साइन का डिफरेंस है। हमारा मिरर फार्मूला में यहाँ पर प्लस साइन था और लेंस फार्मूला में यहाँ में माइनस साइन है। उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। बाकी मैग्नीफिकेशन का वो सेम है, दैट इज़ m इक्वल टू h डैश बाय h नोट। और इसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ में भी आपको ध्यान देने वाला बात है कि वहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर माइनस साइन का यूज़ किया था, माइनस v/u। यहाँ पर हमारा डायरेक्ट v/u यानी कि प्लस v/u होता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।